सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी करने के लिए कुछ लोग स्टार्ट कर रहे होंगे और कुछ लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी का वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपकी 2 यूनिट लेने वाली हूँ। पहली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकेंड है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। बट बिफोर इवन स्टार्टिंग द क्लास और सब कुछ शुरू करने से पहले एक बार मुझे बताएंगे क्या आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। वंस कंफर्म करेंगे तो मुझे ही कमेंट नहीं दिख रहे हैं फिलहाल आप लोगों के। लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम और तब मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी आपके कमेंट्स। फिलहाल के लिए आई हैव, क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के? हाउ आर यू ऑल डूइंग? तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार मिल रहे हैं मुझसे, मतलब जिन्होंने मुझे YouTube पर या कहीं और नहीं देखा है, उन सभी के लिए माय नेम इज़ डॉक्टर मोनिका शर्मा। और अगर मैं अपनी थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD हूँ, डॉक्टरेट हूँ, एंड उसके बाद मैंने डिफरेंट प्लेसेस पर एज रिसर्चर और गेस्ट साइंटिस्ट काम किया हुआ है। एंड उसके बाद आई एम करेंटली टीचिंग हेयर। इससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाती थी, बट करेंटली आई एम फुल टाइम इंगेज विद PW। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में मुझसे पूछते हैं, मैम आप वहाँ हो ना, आप वहाँ हो ना। नहीं, आई एम फुल टाइम इंगेज हियर। तो मैं आपकी 2 यूनिट लेने वाली हूँ और उन दोनों यूनिट के नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, कितने लोगों ने मुझे YouTube पर देखा है और कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं? पहले तो ये कंफर्म करेंगे मुझे। मैम कैसी तबीयत है आपकी? आई एम एब्सोल्युटली, वी आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, थैंक यू सो मच, ऑल क्लियर। अच्छा, मुझे नहीं ये बताएंगे नए शोध के बच्चे कौन कौन हैं, शोध फाउंडेशन के बच्चे कौन हैं? जस्ट राइट द बैच नेम, क्योंकि ये बैच क्लास में दोनों बैचेस में लेने वाली हूँ, शोध फाउंडेशन में भी एंड न्यू शोध में भी। शोध जून के लिए जो टारगेट करने वाले हैं उनके लिए भी। सिंस आप दोनों ही बच्चे, चाहे शोध फाउंडेशन के हो या नॉर्मल शोध के हो, वो सभी लोग जून 2026 को ही टारगेट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग प्लीज डेडिकेटली तैयारी करिए। बस थोड़ा सा डिफरेंस इतना है कि शोध फाउंडेशन के बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, वो लोग मुझसे 2 यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका कुछ पोर्शन बाकी है जो मैं यहाँ पर डील करूंगी। मैम मैंने एनालॉग वाला क्लास नहीं किया है, तो यहाँ से स्टार्ट एब्सोल्युटली, मतलब यूजुअली मैं शुरू यहीं से करती हूँ, नीरव, यस आई एब्सोल्युटली नो यू। शोध प्रो जून 2026, बढ़िया। शोध फाउंडेशन, चलिए जो बच्चे शोध फाउंडेशन के वो तो मुझे जानते हैं। क्या आप लोगों को मेरी वीडियो नजर आ रही है? मुझे ही नजर नहीं आ रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज सो, वाई आई एम नॉट एबल टू सी। क्या तुम लोगों को वीडियो ठीक नजर आ रही है? लेट्स सी, मुझे वीडियो क्यों नहीं दिख रही है भाई आज? मुझे लगता है ये सिस्टम कह रहा है लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा शायद, पता नहीं क्यों समस्या है इसको इतनी। मुझसे पहले आप शायद सचिन सर की क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं और मुस्कान मैम की क्लास भी शायद ले चुके हैं, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। मुस्कान मैम की क्लास ली है आपने क्या? नाउ आई कैन सी। दोबारा ऑन करो ऐप। यस, सब चीजों का समाधान है ना, सब चीजों का समाधान है क्या कि भाई दोबारा निकलो और बाहर वापस आ जाओ, है ना। एक रीफ्रेश, रीब्रेक। देखो रिसेंटली पेपर हुआ है, जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ ऑब्वियसली वो सभी लोग इस बैच में हैं। कुछ फ्रेश अटेम्प्ट देने वाले भी होंगे, कुछ रिपीटेड अटेम्प्ट देने वाले भी होंगे। उन सभी के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है कि आप लोगों ने जल्दी आइडेंटिफाई किया कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ और हम अगले पेपर के लिए टारगेट करें, है ना। मैम आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यस मैम, ओरिएंटेशन, चलो बढ़िया। जिन्होंने ओरिएंटेशन में देखा है मुझे या इन जनरल देखा है उन सभी को तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज की क्लास में मैं बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये यूजुअली आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट
कभी कभी जो आपके रेलेवेंट एग्जाम्स है, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आप किस किस पेपर को टारगेट कर सकते हैं, है ना। एक पेपर तो CSIR नेट ऑब्वियसली, जिसकी वजह से आप सभी इस बैच में हैं, एक पेपर तो यही है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस देयर आर मेनी अदर पेपर जो आप टारगेट कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो। आई वोंट से कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अगर अल्टीमेट टारगेट है तो CSIR नेट ही देना पड़ेगा, और वो देना ही पड़ेगा, मतलब इट्स नॉट उसके पैरेलल में ऑप्शन नहीं है कोई और, तो वो तो देना ही पड़ेगा। बट इन एडिशन टू दैट अगर आप PhD को टारगेट कर रहे हैं या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मल्टीपल अदर एग्जाम्स टारगेट कर सकते हैं, एंड काफी सारी जगह पर फेलोशिप भी मिलती है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। शुरू से शुरू करते हैं ना मैम? यस, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं मैम, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। करिए भाई, करिए करिए, मैं भी आज से शुरू करने वाली हूँ। चलिए, फिलहाल देयर इज नो रिकैप। तो सबसे पहली बात पेपर्स जो आप टारगेट कर सकते हैं, पहला पेपर एट द सेंटर आई शुड राइट CSIR नेट, जिसकी वजह से आप सभी लोग यहां पर हैं। इन एडिशन टू दैट आप गेट के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, इन एडिशन टू दैट आप जेस्ट के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, इन एडिशन टू दैट आप टीफर के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। और मैं तो एक और बात कहती हूं भाई, बाग का भी फॉर्म दे देना चाहिए, है ना, बाग का भी फॉर्म दे देना चाहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बाग का फॉर्म भी देना चाहिए। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, लेट्स टॉक अबाउट, ये आपको मौका देता है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD में जाने का। कुछ लोगों को PhD में स्कॉलरशिप मिलती है, वो JRF को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो JRF क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बट स्टिल दे कैन टेक एडमिशन इनटू PhD कैटेगरी। ठीक है, ये आपको मौका देता है PhD करने का। इस पेपर को ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी देते हैं, वो इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन लेते हैं, मतलब मास्टर्स प्लस PhD दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं। सिमिलरली फॉर जेस्ट एंड टीफर ये दोनों एग्जाम ग्रेजुएट बेस्ड स्टूडेंट्स भी देते हैं, बट वो इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन लेते हैं कि मास्टर्स प्लस PhD। अगर आप लोग ये एग्जाम देते हैं तो आप किस में टारगेट करेंगे? PhD में जाएंगे। डिफरेंट IISc जो है आपके पास, वो जेस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, एंड ये एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च बेस्ड है, मतलब बहुत फंडामेंटल रिसर्च पे काम करता है। ये भी आपको PhD करने का मौका देता है, और यहाँ पर तो वही जॉब लगती है साइंटिफिक ऑफिसर की। अल्टीमेटली ये स्टेप हो, ये स्टेप हो, ये स्टेप हो, ये स्टेप हो, या फिर ये स्टेप हो, इवन दो कोई भी स्टेप हो, आपका फाइनल टारगेट रहता है कि आपको जॉब में जाना है ना, जाना तो जॉब में ही है सभी को। तो किसी भी रास्ते को चूज कर लो, किसी भी रास्ते को चूज कर लो, अल्टीमेटली एक ही प्रोसीजर है, एक ही स्टेप पे जाना है। और मुझे ऐसा लगता है मैम, हमें शेड्यूल पे आज सिर्फ आपकी क्लास शो हो रही है, लेकिन नोटिफिकेशन में शायद मुस्कान मैम की भी है, पॉसिबली, मतलब मुझे भी नोटिफिकेशन में दिख रहा था अभी कि मुस्कान मैम की भी क्लास, मुझे शेड्यूल में दिख रही थी, नोटिफिकेशन में तो नहीं दिख रही थी, पर शेड्यूल में दिख रही थी। तो आप सभी के लिए ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप इन सभी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, जो भी आपकी चॉइसेस हो, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। CSIR नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी करते करते आपको एडिशनली कुछ और तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट उसका सिलेबस जान लेना, और उससे रेलेवेंट जैसे क्वेश्चन आते हैं, PYQs आते हैं, वैसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। तो सिलेबस तो सबका सेम है, बस पेपर का क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल्स की बात कर दूं कि डिफिकल्टी लेवल किसकी क्या है, तो आई वुड से सबसे इजीएस्ट जो एग्जाम आता है दैट इज फर्स्ट, इसका इजी टू डिफिकल्ट के बेसिस पे जा रहे हैं। देन गेट और जेस्ट को मैं 2 नंबर पे रेट करती हूँ। टीफर का एग्जाम क्वेश्चन सोल्यूशन वाइज बहुत इजी होता है, बट उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब जो टीफर के क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ गया उसके लिए क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल के बेसिस पर मैं इसको 4 पे डाल देती हूँ और इसको 3 पे डाल देती हूँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं दोनों को ही 3 पे डाल दीजिए। तो ये सारे एग्जाम से भाई इस तरह से आप काम कर सकते हो। बाद में एप्लीकेशन अभी भी शायद ओपन है, आप एक बार चेक करना, क्रॉस चेक करना, यूट्यूब पे एक वीडियो है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी के साथ दे देती हूँ। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम सभी लोग
PWIIT जाम एंड CSIR नेट एक YouTube चैनल है आपका, उस पर अवेलेबल रहते हैं। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पर ही आती हैं, सारी की सारी नोटिफिकेशन, सारी की सारी चीजें यहीं पर आती हैं। मैम आई कंप्लीटेड माय PhD, जस्ट वांटेड टू क्रैक नेट। स्वागत है भैया आपका, तब तो आपके लिए यही एक जोन है, यही एक जोन है ना। तो चलो, अब आपको पेपर का पता चल गया है, तो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंटली मैं जो यूनिट आपकी पढ़ाने वाली हूँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। 2 यूनिट्स मैं लूंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। नीरव, जो शोध फाउंडेशन के बच्चे हैं उन सभी से पूछना चाहती हूं मैं कि भाई आप सभी लोगों ने ये जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट गया था, ये अटेम्प्ट दिया था क्या? उसमें काफी सारे क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत आसान आसान सवाल थे, है ना। ये वाला अटेम्प्ट दिया था क्या? बहुत आसान सवाल थे। इवन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के भी एक तो बाइंडिंग एनर्जी बेस्ड कुछ क्वेश्चन था, मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल टाइप बेस्ड कुछ क्वेश्चन था, एंड एक और क्वेश्चन था, मतलब बाकी का भी क्योंकि आंसर की नहीं आई है तो आई हैव नॉट कंप्लीट आइडिया नहीं है मुझे कि कितने क्वेश्चन आए थे कितने नहीं, एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के 3-4 सवाल तो मेरे सामने आए थे, बट उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि हिडन बेसिस पर कुछ मिक्स होकर आ जाते हैं, तो उनका मुझे फिलहाल अंदाजा नहीं है। मैम मेरा एक यस, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे कैसे क्वेश्चन आए? नहीं दिया मैम। मैम मेरा एक डाउट है, AMU में PhD के लिए अलग से उसका एग्जाम देना होगा? नहीं, AMU अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब इस कैटेगरी में आती है। देखो यहाँ पर ना 3 कैटेगरी होती है फर्दर। जो सबसे टॉप के बच्चे हैं उन्हें JRF मिलता है, जो सेकंड वाले बच्चे हैं उन्हें नेट मिलता है ना। ये बच्चे सिर्फ PhD में एडमिशन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप सिर्फ इन लोगों को मिलती है, इनको और इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बट स्टिल ये दोनों कैटेगरी के बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं PhD के अंदर। तो बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी PhD के लिए, वो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगी, यहीं पर इसी के रिजल्ट के बेसिस पर ही एडमिशन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में परसेंटेज वाले थे। ओके, ये इसमें लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन था, 5 मार्क्स आए हाँ, अलग अलग क्वेश्चन थे, लॉजिक गेट का भी सवाल था, ट्रांजिस्टर का भी सवाल था, ओपैम्प का भी सवाल था, एक और सवाल था, मतलब मुझे इतने पता चले थे जब मेमोरी बेस्ड डिस्कस किया था हम लोगों ने, बाकी पता नहीं भाई, बाकी अब आंसर की आ जाएगी तो पता चलेगा। चलो लेट्स टॉक अबाउट इन यूनिट्स के बारे में। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जब शुरू करूंगी तो उसका सिलेबस मैं तब बताऊंगी। फिलहाल के लिए जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जिन 2 चीजों के बारे में बात करती हूं, पहला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक सजेशन दो मुझे, विच वे ऑफ राइटिंग डू यू प्रेफर, ये या ये? आज तक मैं हमेशा ऐसे लिखते आ रही थी, मतलब जितने भी क्लासेस मैंने ली हैं, इट्स बिन PW में ज्वाइन किए ही मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे अभी, तो आज तक मैं ऐसे ही लिखती आ रही हूँ। तो विच फॉर्मेट डू यू प्रेफर मोर, एक बार बताना मुझे, कौन सा फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला फॉर्मेट या ये वाला फॉर्मेट? क्विकली क्विकली। फिर आगे उसी से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया मैम ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट मैं हमेशा से ऐसे लिखते आई हूं। तो विच वन डू यू प्रेफर? पर्पल कलर, सेकंड वाला, वाह 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 वाह। चलो मैं हमेशा से ये लिखते आ रही हूँ तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद दैट। चलो सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है, तो दैट्स नाइस। चलो इसके बारे में बात कर ले, फर्दर सिलेबस के बारे में बात कर ले। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ आपको, कि क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पर 3 सेक्शन बना लो। पहला सेक्शन है बेसिक का, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स,
प्लस बूलियन अलजेब्रा, देन आप पढ़ते हो इसी के अंदर, इसी के साथ के मैप भी पढ़ते हो, है ना। उसके बाद आप पढ़ते हो कॉम्बिनेशनल सर्किट। हम जिस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे दैट विल बी, पहला है आपके पास एडर एंड सब्ट्रैक्टर्स, दूसरा है हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीमक्स भी कहते हैं, इसको मक्स एंड इसको डीमक्स भी कहते हैं। तीसरा आपके पास है, चलिए तीसरा आपके पास है क्या, आप पढ़ेंगे डिकोडर और एनकोडर। ये सभी चीजें आप पढ़ने वाले हो किसके अंदर, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर पढ़ने वाले हो। देन वी हैव, यहां पर अगर बात करें सीक्वेंशियल सर्किट, और सीक्वेंशियल सर्किट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पहली चीज हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, और इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन करके आप पढ़ते हैं रजिस्टर्स, और इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन करके हम पढ़ते हैं काउंटर्स। तो ये सभी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में। एक चीज और बता देती हूँ, अभी से अपनी नोटबुक जब शुरू करने जाते हो आप लोग, जैसे सपोज आपने सोचा होगा कि आज से क्लास शुरू हो रही है तो एक नोटबुक लगाते हैं, नहीं, और उसमें शुरू से ही लिखना शुरू करते हैं। मैं तो ऐसा ही करती थी अक्सर, आप लोगों का मुझे नहीं पता, जब भी कोई नई क्लास शुरू होती है या नई क्लास में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक नई नोटबुक लेकर बैठते हैं फ्रेश, जिसपे हम सारा उसी सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ऐसी ही एक बुक बना लो, नोटबुक बना लो, उसमें आप सिलेबस लिख लो। सबसे पहले सिलेबस लिख के अब इसमें मैं प्रायोरिटी के हिसाब से रैंकिंग करने वाली हूँ, कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पढ़नी है, कौन थोड़ी कम पढ़नी है, और कौन थोड़ी सी बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ये सब चीजें डिस्कस करने वाली हूँ मैं। ये एक ऐसी चीज है जिसपे जितने स्टार बनाओगे उतने कम है। ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं, चाहे मैं IIT जाम कह लूं, चाहे मैं CUET PG कह लूं, चाहे मैं CUET कुछ भी कह लूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की PhD एग्जामिनेशन कह लूं, बात कह लूं, DRDO कह लूं, या फिर मैं बात कर लूं जेस्ट की, टीफर की, गेट की, जो भी बात करो, जिस भी एग्जाम की बात करो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर यहां से सवाल आप नहीं देखोगे, है ना। यहां से सवाल पक्का आएंगे, और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ से बहुत आसान सवाल आते हैं। ये टॉपिक ही बहुत आसान है, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को तो ऑलरेडी आता है ये टॉपिक, मुझे तो बस थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करनी है कि भाई सवाल इस तरह का पूछा जाता है तो इसका जवाब कैसे दोगे, मुझे तो ये बताना है आपको, है ना। ये टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है। मैं फिलहाल कमेंट्स पे थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ, बट बाय द वे गुड आफ्टरनून, जो भी नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर बी कंफर्टेबल, और हम डिस्कशन कर रहे थे, है ना। क्लास के 2 रूल हैं इंपॉर्टेंटली, आप सभी लोगों को, मुझे लगता है ग्रेजुएशन वाले बच्चों को रूल्स बताने की जरूरत रहती है, आप लोगों को रूल्स बताने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से काम करती हूँ और किस तरह से नहीं काम करती हूँ, है ना। चलो इस पे स्टार बन गए, नेक्स्ट स्टार्स बनेंगे इस पे, इतने ही बहुत है, इतने। अगर प्रेफरेंस वाइज डिसाइड करना है तो सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इस तरह से हम काम करने वाले हैं, इस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। मेक श्योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 से 16 या मैक्सिमम 20 लेक्चर्स लेती हूँ, मैक्सिमम कह रही हूँ, मैक्सिमम 20 लेक्चर लेती हूँ, पर उन 20 लेक्चर्स में आपको मजा बहुत आने वाला है, आपको लगेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से आ गई है, ऐसा बहुत होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी स्पेशलिटी है और मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप सभी लोग कंफर्टेबल हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। मुझे अभी नहीं पता आप में से कितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंफर्टेबल हैं और कितने नहीं हैं, एक बार मुझे क्विकली बता दो कितने लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, कितने लोगों को ओकेश टाइप, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे ओकेश टाइप के रहते हैं। भाई ठीक है, आती है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत तोड़ू वाली आती है, ऐसा भी नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में रेट करते हैं अपने आप को, लाइक करते हैं, बहुत अच्छी वाली में, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, कुछ लोगों को ऐसा होता है कोई टॉपिक अच्छी ही नहीं लग रही, बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती मैम, हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मेक श्योर उन्हें भी अच्छी लगने लगेगी इलेक्ट्रॉनिक्स।
चलिए बताइए क्विकली, फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बात। ओके, मैंने कहा था ना ओकेश में बहुत सारे लोग होने वाले हैं तो पहला ही ऑप्शन आया ओकेश का। ओके ओके, लो सब ओके ओके में आ रहे हैं, कह रहे पता चले, वेरी मच कंफर्टेबल। संकेत, चलो मी मैम, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल 5 आउट ऑफ 10, कंफर्टेबल बट वेरी नॉट वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल विद इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए समय बताएगा कौन कितना कंफर्टेबल है और कौन कितना कंफर्टेबल नहीं है। इट्स देखो समय मतलब पेपर अटेम्प्ट करोगे, पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई तो तुम कंफर्टेबल हो, नहीं हुई तो नहीं कंफर्टेबल हो। इट्स एज सिंपल इज दैट। मतलब दुनिया को दिखाने का तरीका यही है, राइट। दुनिया कैसे जज करेगी, आपके अंदर झांक के तो कोई नहीं देख सकता है, तो आप इसी तरह से प्रूव करते हो कि मुझे ये चीज आती है या फिर नहीं आती है। इट्स दैट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट 2 आउट ऑफ 5। अब शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, एंड स्पेशली हम बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। देयर आर डिफरेंट नंबर सिस्टम जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या है भाई? एक ऐसा नंबर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो नंबर्स को लिखने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं नंबर सिस्टम, है ना। जैसे आप वर्ड्स को लिखने के लिए अल्फाबेट्स को चूज करते हो, सिमिलरली नंबर्स को लिखने के लिए आप क्या चूज करते हो? इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हो या इन बिट्स को इस्तेमाल करते हो, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला नंबर सिस्टम आपके पास पिक्चर में है, जो आप सबसे ज्यादा और सबसे कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम आपके पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड नंबर सिस्टम है आपके पास ऑक्टल। एंड फोर्थ नंबर सिस्टम आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। तो पहले नंबर सिस्टम की बात कर ले, तो पहले नंबर सिस्टम में आपको पता है 0 से लेके 9 तक के आपके पास नंबर्स होते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर एक नंबर इन 10 नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। हर एक नंबर जब तक आप पढ़ाते हो तब तक कंफर्टेबल, अरे भाई आओ, पेपर तक कंफर्टेबल होना जरूरी है, यहां ध्यान दो। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास 10 नंबर हैं, जिनके फॉर्म में आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, किसी भी छोटे से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं, टोटल कितने हैं? 10 है मैम। इसको हम कहते हैं बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब ही यही होता है कि इसका बेस कितना है? 10 है। इन एडिशन टू दैट एक और चेंज है जिसको हम कहते हैं रेंज। कहां से लेके कहां तक के नंबर यूज कर सकते हो? 0 से लेके 9 तक के नंबर यूज कर सकते हो, या फिर और स्पेसिफिकली बात करूं तो 0 से लेके बेस -1 तक के नंबर इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू राइट एनी स्पेसिफिक नंबर। चलो नेक्स्ट नंबर सिस्टम आपके पास है। यहां पर आपके पास कौन कौन सी बिट्स अलाउड है, कौन कौन से नंबर्स अलाउड है? सिर्फ 0 और 1 अलाउड है। 0 और 1 कितने हैं टोटल मैम? 2। इसका बेस कितना हुआ? 2 हुआ मैम। तो बेस की बात करें, बाई इटसेल्फ सेज कि बेस कितना है? 2 है, राइट। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी मैम? 0 से लेके बेस -1। बेस कितना है? 2। 0 से लेके 1 तक की रेंज आप इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड, मैं ही पढ़ाऊंगी भाई, मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कोई और नहीं पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगी, है ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में एज द नेम सजेस्ट इसका बेस क्या रहने वाला है? 8। 0 से लेके 7 तक के नंबर्स, ये होगी आपकी रेंज। एंड कौन कौन से नंबर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सभी नंबर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात आती है तो। देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन डिजर्व करता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहां लिख लेते हैं।
चलिए, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है आपके पास ये कहता है हेक्सडेसिमल 6 + 10 16 इज द बेस। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज के नाम पर है 0 से लेके 15 तक के नंबर्स। अब बेस में आपके पास कौन कौन सी नंबर्स अलाउड, कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक है। उसके आगे मुझे तो 15 तक लिखने हैं ना, 11 12 13 14 एंड 15। बट ये नंबर ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हमें तो यूनिक नंबर्स कंसीडर करने होते हैं। जब रेंज की बारी आती है तो हम सारे यूनिक नंबर्स कंसीडर करते हैं, बट ये तो ऐसा लग रहा है कॉम्बिनेशन है। तो इसको एक डिफरेंट नाम दे देते हैं, और वो डिफरेंट नाम क्या है आपके पास? ये है आपके पास A, ये है आपके पास B, ये है आपके पास C, D, E एंड F। अगर आप नोटिस करो यहाँ पर नंबर भी है, अल्फाबेट्स भी है, तो इस कोड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कोड। इस नाम से भी जाना जाता है। लिखेंगे हम ABCDEF, लेकिन उनका मतलब इंटरनली हमें पता है कि A को हम 10 कहते हैं, B को 11, C को 12, 13, 14 एंड 15, सो ऑन, इस तरह से हम कहते हैं। क्या बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है। अब सिंस हमें ये पता चल गया है कि भाई डेसिमल ऐसा है, बाइनरी ऐसा है, अगर कोई नंबर, हमें तो डेसिमल से जान पहचान है, हमारी बचपन से आज तक डेसिमल नंबर सीखते हुए आ रहे हैं, तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, या फिर ऑक्टल में कैसे जाएंगे, या फिर हेक्साडेसिमल में किस तरह से जाया जाएगा, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। क्विकली बताएंगे क्या यहां तक की बातें क्लियर है? जब मेरी बातें क्लियर हो तो रिस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई वुड लव टू हियर कि भाई आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया। यस और नो? यस मैम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सीधा बात करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू डिफरेंट नंबर सिस्टम। अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में सब बातें पता है, सब नंबर्स पता है, तो उससे मैं किसी दूसरे नंबर्स में कैसे जाऊंगी, उसी के बारे में बात करते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू डिफरेंट नंबर सिस्टम या अदर नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। इस अदर नंबर सिस्टम में कौन कौन से आ सकते हैं? बाइनरी आ सकता है, ऑक्टल आ सकता है एंड हेक्साडेसिमल आ सकता है। मैं एक जनरल रूल डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, उसकी हेल्प से आप सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना भाई, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है तो आप सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस फॉलो करते हैं और बेस से सक्सेसिव डिवाइड करते हैं, है ना। आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? सक्सेसिव डिवीजन बाय बेस। बेस से सक्सेसिव डिवीजन करवाते हो आप। कैसे मैम? सपोज मुझे जाना है डेसिमल से बाइनरी में, एक नंबर चूज कर लेते हैं 52 या कोई भी नंबर, लेट्स से 52 ही चूज कर लिया, बोल दिया तो कोई बात नहीं। ये नंबर है, इसको मुझे बाइनरी में भी लिखना है। लिखने का तरीका कैसे होता है? नंबर लिखा जाता है, ब्रेसेस लगाई जाती है और यहाँ पर बेस लिखा जाता है। ये बताता है कि ये नंबर किस सिस्टम में लिखा हुआ है। क्योंकि हम जनरल भाषा में एक ही नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये जरूरत नहीं पड़ती लिखने की। हम लिखते हैं सीधा 428, 320, लिखते थोड़ी है 10 लगा के। जब 50 नंबर सिस्टम होगी तब डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में एक ही नाम का एक ही बच्चा है, 2-3 बच्चे होते हैं तो उनके सरनेम लगाने लग जाते हैं कि भाई उनका सरनेम ये है। सरनेम वाले बच्चे तो कोई और आइडेंटिफिकेशन करने लगते हैं कि भाई ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है ना। तो उसी तरह से जब डिफरेंट नंबर सिस्टम है तो पहचान करने के लिए कि आपने नंबर किस सिस्टम में लिखा है,
यहां पर नीचे लिखा जाता है बेस, यहां पर नीचे लिखा जाता है बेस, ठीक है। ये आगे बढ़िए, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब में कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 52 को बाइनरी में कन्वर्ट करने की। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड समझेंगे, थोड़ी देर के लिए अटेंशन चाहिए आपका। 52 सक्सेसिव डिवीजन बाय बेस, किस में जाना चाहती हूं मैम? बाइनरी में जाना चाहते हैं तो बाय बेस से डिवाइड करेंगे। बेस क्या है? 2 है। 26 रिमाइंडर जो आता है उसको हम लिख लेते हैं यहां पर, आया ही नहीं। फिर 2 से सक्सेसिव डिवीजन, बार 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 प्रोग्रेस करना है डिवीजन। 13 0 6 1 3 0 2 1 1। कुछ लोग यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, मैं एक स्टेप और कैरी फॉरवर्ड करती हूं जिसमें मैं लिखती हूं 2 लिखकर 0 एंड 1। पता नहीं मुझे आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से फिर से समझना, ये जो बिट है, पहली बिट, ये आपको सबसे आसानी से मिली। जिस चीज को हम थोड़ी कम मेहनत करके मिलती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस हम वैसे ही नहीं समझते हुए, है ना। कोई चीज मजे मजे में हो जाए, लगता ही नहीं कुछ मिला है। जिसके लिए मेहनत करोगे, जैसे CSI नेट क्वालिफाई होने पे मजा जरूर आता है, अच्छा जरूर लगता है इंटरव्यू, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उसके लिए मेहनत करी है, ज्यादा मेहनत करी है ना। और छोटी मोटी चीजें, जैसे सपोज तुम लोग चले जाओ कोई HTET वेचटेट देने के लिए या CTET देने के लिए चले जाओ और हो जाए मजे मजे में, अरे मेरा तो हो गया पता ही नहीं चला, अरे मेरा तो हो गया पता ही नहीं चला, ऐसे ही होता है। मतलब जिस चीज की के लिए एफर्ट ज्यादा होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इसके लिए मेहनत सबसे कम, तो ये क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हम समझते ही नहीं कुछ मैम इसे, और इसीलिए इसको हम कहते हैं LSB। ये जो नीचे है ना, इतने स्टेप्स करने के बाद पहुंची है ना। तुम कहो पहली क्लास की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी या इसकी इंपॉर्टेंस, दो इंपॉर्टेंस पहली क्लास की ज्यादा है, नो वंडर। बट तुम कहोगे मैम नेट की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि चाहिए वो फिलहाल, है ना। तो ये है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिखते कैसे हैं मैम? नीचे से ऊपर की तरफ, पहले वो लिखा जाएगा जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बाद में वो लिखा जाएगा जिसकी इंपॉर्टेंस कम है। दोस्तों में गिनती उनकी करते हैं जो ज्यादा खास होते हैं, है ना। वो लोग ठीक है, जिनसे हो गई बात हो गई, नहीं हो गई नहीं होगी, उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन होगा, मेरा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो मैं उन दोस्तों को याद करूंगी जो मेरे लिए बहुत खास है ना। तो उन्हीं खास लोगों में सबसे पहला है आपके पास 1 1 0 1 0 0। लिखिए, बंद करिए और यहां लिखिए बेस, ठीक है। ये क्या है आपके पास? एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, डोंट वरी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स करती हूँ तो उसमें क्लियरिफाई हो जाएगा। ये आ गया है आपका कन्वर्जन, ये आ गया है आपका कन्वर्जन। ये किस में आ गया है? बाइनरी में, ठीक है। इसी नंबर को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहां लिख लो 1 1 0 1 0 0। ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ मैं, 52 मुझे डेसिमल में दिया है, उसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा मैम? सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। किस नंबर को मैम? जिसे कन्वर्ट करना है बाय किससे? बेस से, बेस से। मैम हिंदी में प्लीज समझाइए। भाई मैं हिंदी में ही बोलती हूँ वैसे तो, मतलब इंग्लिश में नहीं बोल रही, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है बट मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूँ आई गेस। भाई जो चीजें मैंडेटरी हैं, मतलब इससे ज्यादा श्वेता मिश्रा, भाई मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में बात करूं। देखो मैं अभी बोल रही हूँ ना, आपको समझ भी आ रहा है, हिंदी में बात कर रही हूँ, पर कुछ चीजें जो साइंटिफिक टर्म्स हैं या बातें हैं वो तो वैसे ही लिखनी पड़ेंगी ना जैसी हैं, उनको हम हिंदी में नहीं लिख पाएंगे। पता है मुझे डाउट होने लगता है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो समझ में नहीं आया, है ना। मुझे डाउट होने लगता है मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला कि इंग्लिश में ज्यादा बोल दिया, पर नहीं, मैंने इंग्लिश नहीं बोलती, मैं आती ही नहीं है इंग्लिश बोलनी, है ना। जैसे हम बोलते हैं भाषा आम लाइफ में, वही भाषा इस्तेमाल करती हूँ मैं। 64
जिनको आता है वो कन्वर्ट कर लें प्लीज, सारे के सारे लोग कन्वर्ट करेंगे, मुझे नंबर बता देंगे क्विकली। क्या आएगा 6, रिमाइंडर क्या हुआ 4, 8, फिर से डिवाइड करोगे 0, रिमाइंडर क्या हुआ 6। ठीक है भाई, क्या मैम ये है LSB और ये आपकी है MSB, नीचे से ऊपर लिखते हैं तो नंबर क्या आ गया 64 इन ऑक्टल, नंबर डाल दो 64, 64, 64 करेक्ट है क्या? करेक्ट है मैम। व्हाट वुड यू सजेस्ट, हम ड्यूरिंग लेक्चर ही नोट्स प्रिपेयर करें या बाद में? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं मेरी क्लास में प्लीज 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 नोटबुक और पेन लेकर बैठें और सवाल तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ, क्योंकि आधी बातें मैं बोलती हूँ लिखती नहीं, है ना। पहले ही बता रही हूँ तुम लोगों को, कुछ बहुत जरूरी बातें जो होती है ना वो मैं सिर्फ बोलती हूँ और काफी सारी बातें लिखती भी हूँ, है ना, घबराना नहीं, लिखती भी हूँ बहुत सारी बातें, पर कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ। तो मेक श्योर आप साथ साथ नोट्स बनाएं, जैसे हम बोलते हैं साथ साथ लिखते जाते हैं, डिक्टेशन चलना चाहिए, डिक्टेशन, मैम जो बोल रही है लिख लो, ठीक है। चलिए भाई यहाँ ध्यान दीजिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बता दो मुझे। मैम कैसे करें? मैम सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, किससे? बेस से 16, 3 कितना रिमाइंडर बचा 4, 16, 0, 3, नीचे से ऊपर लिखने की शुरुआत होगी, नंबर आएगा 3 and 4, नंबर आएगा 3 and 4। एक और एग्जाम्पल जो आप लोग मुझे करके बताएंगे, जिनको समझ आ गई है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं समझ आई है वो पूछ लेंगे कि क्या आएगा। एग्जाम्पल, कर दीजिए, कर दीजिए। 38 बाइनरी में कन्वर्ट करिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करिए एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, तीनों में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन वी विल बी सीइंग कि क्या आ रहा है। मैं थोड़ा सा इधर खड़ी हो जाती हूँ सो दैट ये अच्छा तरीका है। ऐसे जब भी मुझे लगता है स्पीड फास्ट हो रही है, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स याद कर लेता, लेकिन उससे फास्ट नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता था रिंकू सर बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत लेते हैं, बट आप ही लोगों के ओपिनियन से मुझे पता चला रिंकू सर की स्पीड बड़ी अच्छी है। वन जीरो जीरो वन जीरो, देखो दोनों में मिसमैच है। 110 अब मुझे बताओ, देखो पहला किसी और का कमेंट था, दूसरा किसी और का, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट जवाब दे रहा है, हर कोई डिफरेंट जवाब दे रहा है। मेक श्योर लिखते हुए जल्दबाजी नहीं करें, सोच समझ कर लिखें, क्योंकि आपके आंसर से ही मुझे पता चलता है, आपके लिखने से ही मुझे पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स जस्ट कन्वर्ट। 38 मिसमैच होगा तो बोलेंगे मिसमैच, मैच होगा तो बोलेंगे मैच, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 19, 0 क्या है? LSB है मैम, क्या 9, 1, फिर क्या हुआ 4, 1, 1, 0, सॉरी 2, 0। मैम आपको भाग देना नहीं आता है? आता है भाई, कभी कभी गलती हो जाती है। ये है MSB, नीचे से ऊपर लिखेंगे 100110, ये है आपका बाइनरी इक्विवेलेंट, ये है आपका बाइनरी इक्विवेलेंट। मेक श्योर क्रॉस चेक करेंगे सभी लोग। सेकंड है आपका ऑक्टल में कन्वर्जन, नंबर है 38, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ऑक्टल में करना है ना तो 8 से डिवाइड करेंगे बेस से, 4, 6,
0 4, नीचे से ऊपर की शुरुआत, नंबर आया 4 एंड 6। यहां पर है 38 16 2 6 0 एंड 2, तो नंबर क्या आया 2 एंड 6। किस किस का मैच हुआ, किस किस का नहीं हुआ? 44 8। 44 कैसे हुआ भाई? 44 कैसे हो? 46 46। क्या क्लियर है सभी का? वेरीफाई करेंगे और क्रॉस चेक करके बताएंगे क्या सही है या नहीं, बताइए भाई। ऑल मैच। लास्ट स्टेप कैसे आएगी? लास्ट स्टेप देखो ऐसे आती है, मान लो देखो ये 4 है, 8 से डिवाइड करूंगी तो मुझे ना 0 लिखना पड़ेगा यहां पर, तो 0 कोशेंट है और ये है रिमाइंडर, है ना, ये रिमाइंडर है, तो इस तरह से आता है लास्ट स्टेप। ऑल मैच। आगे बढ़ा जाए। अब ये तो पता चल गया है डेसिमल से डिफरेंट नंबर सिस्टम में किस तरह से जाया जाए। अब ये भी जान लेते हैं कि डेसिमल में आने के लिए क्या करें। वापस कह रहे मैम मुझे स्कूटी चलानी तो आती है, ब्रेक लगाने नहीं आते, फायदा थोड़ी है, मतलब ब्रेक लगाए बिना नहीं, मैम चलानी आती है, रोकनी नहीं आती, नहीं चलेगा ना मामला। तो वापस आना पता होना चाहिए, है ना, वन वे का फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट सारे एस्पेक्ट पता होना इंपॉर्टेंट है, तो सारे ही तरीके पता होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, चेक कर लेना, है ना, हो जाएगा क्लैरिफाई, डोंट वरी। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को बता देती हूँ। आप सभी के सेक्शन में जब आप वीडियो देख रहे होते हैं या लेक्चर एंड होता है, बीच में भी आपके वीडियो के सेक्शन में देखेंगे, टॉप राइट में 3 डॉट्स बनी हुई आती है, उनमें बीच में रेटिंग का ऑप्शन आता है। तो रेटिंग में वट एवर यू फील अबाउट द लेक्चर आप उसे रेट कर सकते हैं, सो दैट मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को किस तरह से चीजें समझ आ रही हैं। जो भी आपके सजेशन है, जो भी फीडबैक है, वहां पर आपको कमेंट करने का ऑप्शन भी देता है। इफ यू वांट टू से एनीथिंग स्पेसिफिक, आप वहां पर इनपुट कर सकते हैं एंड रेट कर सकते हैं, तो उससे मुझे पता चलेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल, किसी ने कहा अल्फा न्यूमेरिक का एग्जाम्पल कंसीडर करो। लेट्स से कर लेंगे भाई, अभी और बहुत सारा पेज चलना है तो चल जाएगा पेज। कन्वर्जन टू डेसिमल नंबर सिस्टम। एक बात समझने की कोशिश करो जरा, जब तुम कोई डेसिमल में नंबर लिखते हो, डेसिमल नंबर की बात करूं तो कैसे लिखते हो उसे? मान लो मैंने नंबर लिखा 5372, ये बना कैसे होगा मैम? ऐसे बना होगा, देखो, है ना, ऐसे ही बना होगा नंबर। और समझिए, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n-1, हाँ बिल्कुल सही बात है। 5 इंटू, देखो यहां पर ध्यान से, 10 की पावर कितनी है? 3 इंटू, लेकिन हर चीज को कहने का एक तरीका होता है। मैं सीधा लिख दूंगी मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n-1, समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो यहां ध्यान देना, ये क्या है? 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0। क्या समझे? क्या समझे? इनको, इसको, इसको और इसको हम कहते हैं डेसिमल के वेट। इस नंबर का वेट कितना है? यूनिटी। इस नंबर का वेट कितना है? 10। इस नंबर का वेट कितना है? 1000। इस नंबर का वेट है 100। इस नंबर का वेट है 1000। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसका वेट ज्यादा है ऑब्वियसली वो पहले लिखा जाता है, ये तो आप लोगों को पता चल गया है। हर किसी से तुम
किसी ने तुमसे 10 रुपए उधार लिए या 10,000 रुपए उधार लिए, दोनों में फर्क है ना। दो उसमें सिग्निफिकेंट बिट की बात करो तो एक ही कह दोगे, क्या पता तुम, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों का वेट डिफरेंट है ना, दोनों का वेट डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से चीजें कंसीडर की जाती है। अब सपोज मेरे पास कोई नंबर बाइनरी में दे रखा है, तो बाइनरी वेट्स भी कुछ होंगे। बाइनरी वेट्स क्या होंगे मैम? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो जब मुझे कोई नंबर कन्वर्ट करना होता है, लेट्स से इसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, कहीं है क्या बाइनरी कोई नंबर, ये रहा 100110, इसी को वापस से कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 100,110, शुरू करेंगे लीस्ट से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। कौन कौन कंट्रीब्यूटर है? जिसकी वैल्यू 1 है वही कंट्रीब्यूटर है, जिसकी वैल्यू 1 है वही कंट्रीब्यूटर है। क्या हुआ? 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, कितना आ गया नंबर? 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, कितना नंबर आ गया? 38। कितना नंबर आ गया? 38। सिमिलरली अगर आप बात करोगे डेसिमल की रेंज 0 to 9 होगी ना, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डेसिमल की रेंज यही होगी भाई। अगर मुझे ऑक्टल से जाना है डेसिमल में, मैंने कुछ और लिखी है क्या? बाई मिस्टेक कुछ और लिख दी है क्या? क्रॉस चेक कर ली, क्रॉस चेक कर ली। डेसिमल की रेंज मैंने 0 to 9 ही लिखी है भाई, 0 to 9 ही लिखी है ना। चलिए, मुझे ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक नंबर दिया है आपको, जेस्ट में सवाल पूछा था एक बार, पता नहीं क्या नंबर है ना। मैं एक बार जस्ट क्विकली देख लूं आज, क्योंकि मेरा सवाल कराने का इरादा नहीं था, इसलिए 3720, इसको डेसिमल में लिखना था, बताना है कि डेसिमल में ये नंबर क्या होगा। जस्ट ज्यादा पुराना नहीं, 2023 में ही पूछा गया सवाल है ना, जस्ट 2023 का सवाल है ये। मैम इसमें कैसे करेंगे? अगेन इसमें भी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे? ऑक्टल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस नंबर ऑक्टल में है तो ऑक्टल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर क्या है? 3720, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। तो बेसिकली नंबर क्या है आपका? डेसिमल नंबर क्या बनकर आया? 8 की पावर 3 इंटू में 3, 8 की पावर 2 इंटू 7, 8 की पावर 1 इंटू 2, लास्ट बिट 0 है तो उसको छोड़ दो। बताना कैलकुलेशन करके क्या आंसर आया, कैलकुलेशन करके बताना क्या आंसर आया। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 2020, बी 1990, सी 2000 एंड डी 2050। 584 कैसे? 584 कैसे? 584 पिंकी कैसे 584 भाई? और ये मतलब किसका, किसके लिए कह रहे हैं 584? क्या करेक्ट ऑप्शन है? आप सभी लोगों को पता है सी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके आप बता देंगे कि क्या सही आंसर। ओके
चलिए, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह से जाया जाता है? हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएगा? मान लो एक नंबर है, किसी पेपर का ही सवाल है ये, एग्जाम्पल, एक नंबर दिया है F6C, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्जन होगा? ध्यान से देखना, F6 एंड C, ये है आपके पास नंबर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा भाई, है ना, पूछने पे कभी कोई बाउंडेशन नहीं है। यू कैन आस्क एनी टाइम, एनी वेयर, एनी टाइम यू वांट, है ना। तो ये क्या है? छुपा हुआ 15, ये तो 6 ही है, ये है छुपा हुआ 10, 11, 12। तो क्या करेंगे? वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। तो नंबर क्या आया? 16 की पावर 2 इंटू 15 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 6 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 12। क्या नंबर निकल के आया? मुझे बता देंगे आंसर में, क्या नंबर निकल के आएगा भाई? बताइए क्विकली कैलकुलेशन करके। करेक्ट आंसर क्या निकल के आया भाई? 3948। मुझे कैलकुलेशन दो नहीं पता है, ये तो आप लोग मुझे बताएंगे। सिंस सभी के आंसर सेम है तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि सभी लोगों ने सही किया होगा एंड आपके आंसर्स निकल के आएंगे ये। तो आपको ये पता चल गया है कि डेसिमल से डिफरेंट नंबर सिस्टम में किस तरह से जाया जाता है। सिमिलरली आपको ये भी पता चल गया है कि आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे जाया जाता है। किसी को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, यहां तक के बताए हुए बातों में तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। छुपा हुआ 15 और 12 कैसे आया? छुपा हुआ 15 और 12 मैंने बताया था तुम लोगों को, देखो छुपा हुआ 15 और 12 मैंने बताया था। देखो ये ढक्कन लगा दिया है, बंद करके डिब्बा, उस पे ए लिख दिया है कि भाई ये ए है ना। ऐसे ही 12 के ऊपर लिख दिया सी और 15 के ऊपर लिख दिया एफ। कन्वर्ट वाले क्वेश्चन आपके नेट में नहीं आते भाई, लेकिन आपके रेलेवेंट जितने भी एग्जाम्स है उसमें आ सकते हैं। एंड कहीं पर कुछ मिक्सअप जरूर हो सकता है, कहीं पर जरूर मिक्सअप कुछ हो सकता है, ठीक है। किसी ने कुछ कहा है, वो कमेंट ऊपर चला गया, समझा दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है मैम, कहीं पर हम पावर 0 को कंसीडर कर रहे हैं और कहीं पर नहीं। कहाँ नहीं कंसीडर कर रहे भाई? देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, समझना बातों को भाई, समझना। जैसे यहां पर तुम्हें लग रहा है मैंने पावर 0 को नहीं कंसीडर किया, किया है। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगी ना तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं मैंने, बस, है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको। जहां पर लास्ट वाली बिट 0 है, देखो जहां पर लास्ट वाली बिट 0 है, लिख लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लिखो 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 लिखो, मतलब छोड़ने का कोई ऐसा सीन नहीं है भाई, लिख लो। 0 हो जाएगी क्योंकि वो वाली बिट इसलिए नहीं कंसीडर किया।
डेसिमल का बेस समझ नहीं आया। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है आपके पास, उसमें कितने नंबर्स रहते हैं आपके पास इन ऑर्डर टू राइट एनी नंबर। जैसे अल्फाबेट्स की बात करें, तुम्हें कोई भी वर्ड लिखना है, कोई भी सेंटेंस लिखना है, 26 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हो, उसके अलावा कुछ और है नहीं इस्तेमाल करने को। सिमिलरली जब आपको कोई नंबर लिखना होता है तो नंबर लिखने के लिए आप किन स्मॉलर नंबर्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे अल्फाबेट्स कहते हैं, यहाँ पर आप नंबर्स कहते हो। 0 1 2 3 4 बचपन में सिखाते हैं, 0 से लेके पहले 9 तक, 1 से शुरू करते हैं एक्चुअली, 1 से लेके 9 तक, फिर 10 लिखना सिखाते हैं बच्चों को। ये कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स आ गए है ना, कॉम्बिनेशन के वर्ड्स आ गए। ठीक है, चलिए आई होप मेरी बातों के जवाब आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। वैसे तो आप अपने रेफरेंस के लिए फ्रैक्शनल नंबर भी देख सकते हो, बट फ्रैक्शनल नंबर की जरूरत कहीं नहीं है। अपने रेफरेंस के लिए बैक होल्ड पर होमवर्क में आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई डेसिमल नंबर है या फ्रैक्शनल नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पर जरूरत बिल्कुल नहीं है। इनमें से किसी भी पेपर में, जितने पेपर मैंने मेंशन किए उनमें किसी में भी डेसिमल नंबर का सवाल नहीं पूछा जाता। डेसिमल नंबर मतलब फ्रैक्शनल नंबर का सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अब ध्यान देना। अब बात करूंगी एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैं तुम लोगों को बाद में सिखा भी दूंगी जब एडर और सब्ट्रैक्टर की बात करेंगे, लेकिन अभी एक चीज बतानी है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन एंड टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, होती किस चीज में है? सबसे पहले तो ये होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में। किसमें होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। यहां पर आप ध्यान देंगे, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड चीज है आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या कहते हैं, मान लो कोई बाइनरी नंबर है, एग्जाम्पल, ये बेसिकली होता क्या चीज है पहले यही देख लो। कोई भी हाई बिट है उसको लो में कन्वर्ट कर देते हैं और जो लो है बिट उसको आप हाई में कन्वर्ट कर देते हो। बस यही है वंस कॉम्प्लीमेंट। यूं कहूं कि किसी भी नंबर की इन आंसर नहीं निकल रहा। क्यों भाई? किसका? मैम मेरा जेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 8 की पावर 3 इंटू 3 करो प्लस 8 की पावर 2 इंटू 7 करो, 64। ये क्या है? 64 इंटू 7। इसका पता नहीं मुझे क्या है ना। ये 512 है आई गेस, मुझे आई एम नॉट श्योर। प्लस 8 इंटू 2, ये करो कैलकुलेशन, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, लो को हाई में कन्वर्ट करना और हाई को लो में कन्वर्ट करना। ठीक है, यही मतलब है। या फिर यूं कहें, देखो अगर सपोज मेरे पास कोई नंबर ये दे रखा है, इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लेना चाहती हूं तो इंडिविजुअली बिट को आप नॉट गेट से पास कर दो, ऐसा कह रहा है ये। तुम क्या कहोगे? 1 को पास करोगे तो कहोगे 0 0 1 0 0, और ये जो निकल कर आया है ये क्या है भाई आपके पास? दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि यहां पर पहले तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और जो भी आता है आंसर उसमें आप 1 ऐड करते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए कंसीडर करिए 1010, ये कोई नंबर दे रखा है, बाइनरी नंबर। इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले मैम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 को 0 करेंगे, 0 को 1 करेंगे, 1 को 0 करेंगे, 0 को 1 करेंगे। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया।
राइट। अब फर्दर इसी के अंदर आप 1 को ऐड कर देंगे। 1 + 1 क्या होता है मैम? 2 होता है, पर बाइनरी में हम 2 को 2 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं मैम? 1 0 लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। 1 + 1 2, 1 + 0 1 1 0। ये क्या आ गया है आपके पास? दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? 2's कॉम्प्लीमेंट। किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ एडिशन में या इन सब चीजों में तो प्लीज बताएंगे। किसी को कोई भी परेशानी हो तो प्लीज बताइए। रिपीट। देखो, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हर किसी को आप नॉट गेट से पास कर दो, इंडिविजुअल बिट किसी भी नंबर की नॉट गेट से पास कर देना। मतलब अगर हाई है तो उसको लो कर देना, लो है तो उसको हाई कर देना। इस तरह से करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? इस केस में आपके पास हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट। चलो, एडिशन में प्रॉब्लम है तो बाइनरी एडिशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। 1 ऐड करने वाला स्टेप तुम्हें क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है? 1 ऐड करने वाला स्टेप क्लियर हो जाएगा। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ध्यान देना, जब मैं दो नंबर्स कहूंगी तो मैं ए और बी कुछ कहूंगी। कितने भी बिट के हो सकते हैं? 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, कितने भी बिट के हो सकते हैं। लेकिन उन बिट में क्या होगा? उन बिट में क्या होगा? लेट्स से A3, A2 एंड A1, B3, B2 एंड B1। मान लो ये नंबर है, तो A3 और B3 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा आपके पास? या तो दोनों 0 या 1 में से कोई वैल्यू हो सकती है ना? तो हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी चॉइस आ सकती है, ऐसी चॉइस आ सकती है, ऐसी चॉइस भी आ सकती है, और ऐसी चॉइस भी आ सकती है। क्लियर है? तो जब 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो हम कहते हैं 2 आना चाहिए डेसिमल के हिसाब से। पर 2 को 2 लिखते नहीं है डेसिमल में, हम क्या लिखते हैं? 2 को लिखा जाता है 1 0। तो 0 यहां पर लिखते हैं, और जो ये 1 है ना, ये अगले स्टेप में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सिंस यहाँ पर एक ही स्टेप है तो मैं यहीं लिख देती हूँ। लेकिन अगर सपोज आगे आगे के स्टेप्स होते हैं तो ये 1 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले स्टेप पे, जिसको आप कहते हैं ना हासिल। एक हासिल ऊपर चढ़ के आगे चल रहा है ना, तो ये है आपका कैरी। और एक जो पहली बिट होती है उसे हम कहते हैं सम। यहां पर क्या है? ये है कैरी, सॉरी सम, दिस इज ऑल्सो सम, ये भी सम है। मैम इनमें कैरी नहीं है क्या? यस, या तो यूं कहते हैं कि कैरी नहीं है, या फिर ये भी कहते हैं कि भाई इनमें कैरी 0 है, ऐसा भी कहते हैं। मैम मतलब एम्पलीफायर ऐसे ही प्रोसेस से लो और हाई में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन होता है, लो हाई कन्वर्जन नहीं होता वहां पर, है ना? येस और नो वाला सिचुएशन नहीं होता। ये स्विचेस ऑन ऑफ करने जैसी सिचुएशन है, जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, इधर इट्स फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, है ना? या तो ऑन या तो ऑफ, बीच का नहीं। एम्पलीफिकेशन में तो देयर कुड बी वेरियस पॉसिबिलिटीज कि कितना एम्पलीफाई होना है ना? एम्पलीफिकेशन डिजिटल की टर्म्स में इस्तेमाल होने वाला वर्ड नहीं है, एम्पलीफिकेशन सिर्फ एनालॉग में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। एक सवाल है, मैम व्हाट आर A3, A2, A1? कोई नंबर मान लिया मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 101 है, 110 है। रेफरेंस के लिए इसको मैंने कह दिया A3, इसको मैंने कह दिया A2, और इसको मैंने कह दिया A1, है ना? इसको मैंने कह दिया B3, इसको मैंने कह दिया B2, और इसको मैंने कह दिया B1। रेफरेंस है ये बस।
जैसे मैथ में जब करते हो तो किसी चीज को एक्स वाई जेड लिख देते हो, एक्स नॉट वाई नॉट लिख देते हो, फिर एक्स वन वाई वन लिख देते हो, ये वैसा सिनेरियो, बस नाम दे दिया मैंने उनको, है ना। मैम क्लास कितनी देर तक चलेगी? अभी थोड़ी देर और चलेगी भी। एक सवाल है मैम, टूज कॉम्प्लीमेंट सिर्फ लास्ट बिट में ऐड करना है या किसी और में करना है? एक बात बताना मुझे, तुम सोच के बताना। और ये जो वन है ये कहां पर ऐड होगा? 3 में तो ऐड नहीं होगा, 6 में भी ऐड नहीं होगा, कहां ऐड होगा? मैम जिसकी जो वैल्यू है उसी के साथ ऐड होगा ना, जिसकी जो वैल्यू है उसके साथ ऐड होगा। इसी की वैल्यू 1 है भाई, 10 की पावर 0, इसी की वैल्यू 10 की पावर 0 है ना, तो इसी में ऐड होगा, इसी में ऐड होगा। मैम आपकी पानी बोतल जैसी बोतल मेरे पास है सेम, चलो बधाई हो, बधाई हो। काश हम दोनों के दिमाग और सोच भी सिंक कर रहे हो, है ना। जैसा मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों का ये चीजें हो जाए, तुम लोग भी मैनिफेस्ट करो और तुम लोग कर लो। हु बिलीव्स इन मैनिफेस्टेशन? वैसे कौन कौन बिलीव करता है मैनिफेस्टेशन में? पर मैनिफेस्ट करके भूल जाना नहीं, मतलब उसको अचीव करने की कोशिश करना, दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्लियर है? क्लियर है क्या? आरती, आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ओके, यस। कौन बिलीव करता है? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। जिसका जो वेट है वो वहीं पर ऐड किया जाता है ना। सपोज मैं तुम लोगों को कहूं 10 ऐड कर दो, तो तुम 10 को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, देखो ऐसे लिखोगे, इसका वेट है ना 10, तो यहां पर जाएगा नंबर, ऐसे लिखोगे, राइट। तो ये बस वही वाली कहानी है, लिख देने का मतलब लास्ट बिट में ही ऐड करना, जिसकी वैल्यू है वो उसी के साथ जा सकता है। अब तुम कॉलेज में पढ़ते हो तो अपनी क्लास के बच्चों के साथ बैठते हो, टीचर्स के साथ थोड़ी बैठते हो, वो एक अलग बात है, तुम लोग बात कर रहे हो या इंटरेक्शन है, बट पेयरिंग उन्हीं के साथ होती है जो सिमिलर टाइप के होते हैं, जिनकी वैल्यू सेम होती है ना। तो सेम तरह का। मैम बिट मीन्स टोटल नंबर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिट का मतलब टोटल नंबर नहीं होता, बिट का मतलब इंडिविजुअल बिट्स होती है, इंडिविजुअल बिट्स होती है। किसी दिन कंप्यूटर वाली क्लास की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो 8 बिट बाइनरी नंबर, वो भी और ये भी साथ में डिस्कस करेंगे कि बिट क्या होती हैं, डिजिट्स क्या होती हैं, ये भी डिस्कस करेंगे किसी दिन, बट इसकी हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं। अरे यार मैम आप कितनी प्यारी, भाई भाई ऐसे नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, जब मुझे गुस्सा आएगा फिर तुम करोगे परेशान मुझे, है ना। हो गया सब? अब आई गेस ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल कर दो तुम मेरे लिए, एक और एग्जाम्पल कर दो मेरे लिए। कौन सा एग्जाम्पल करोगे? कन्वर्ट, फाइंड, क्वेश्चन दे रही हूं, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 0। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर देंगे। मैनिफेस्टेशन प्लस कितने अच्छे से ओके ओके बोला आपने, अरे ओके ओके ओके। मैनिफेस्टेशन प्लस हार्ड वर्क, डेफिनेटली खाली मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता भाई। मैं आज बोलूं मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, आधे लोगों को मैनिफेस्ट करने का वर्ड मीनिंग नहीं पता। मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ सेज कि एक ऐसी चीज सामने सोच लेना और उसको करने के पीछे सारे एफर्ट्स डालना, है ना, ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है। मतलब इट्स नॉट बस सोच लो, ऐसा नहीं, है ना। सभी लोग जवाब देंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जीरो 1 0 0 सभी का निकला। चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो और ध्यान से समझना, पहले पहले क्या करोगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे, 0 0 1
1। अगर तुम्हें लगे दुविधा हो रही है तो इसे है ये 3, डेसिमल में लिखूं तो ये 3, इसमें 1 ऐड करोगे, नंबर आना चाहिए 4। 1 + 1 0 विद द कैरी 1, 1 + 1 0 विद द कैरी 1, 1 + 0 1। क्या ये 4 है? यस मैम 4 ही है। ये निकला 2's कॉम्प्लीमेंट मेरा, ठीक है, ये निकला 2's कॉम्प्लीमेंट मेरा। क्या निकला? 2's कॉम्प्लीमेंट। एक सेकेंड होल्ड करेंगे भाई। चलिए, हो गया क्लियर? सबका हुआ? चलो एक सवाल कर दो इसी बात पे, अगर तुम लोगों को समझ आया है ना तो सवाल करो एक। जेस्ट 2020 का सवाल है। जेस्ट 2020 का सवाल है। फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको। देयर आर वेरियस ऑप्शंस गिवन। पहला ऑप्शन है 000, चलिए बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो दैट आप ऑप्शन देख पाए। जब भी कभी लगे कि मैं ऑप्शंस के सामने आ रही हूँ तो आप हमेशा मुझे कह सकते हैं कि मैम थोड़ा साइड हो जाओ, है ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या आंसर निकला भाई? ए। ए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 +1 करेंगे तो लास्ट बिट में ही ऑब्वियसली ऐड होगा। तो आपके पास क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक बार और बताऊंगी आपको, जब हम एडर और सब्ट्रैक्टर डिस्कस कर रहे होंगे तब और डिटेल में समझेंगे, तब एक डिफरेंट एस्पेक्ट से समझेंगे, है ना। अभी के लिए हम थोड़ा सा रेफरेंस बेसिक चीजों का ले रहे हैं बस, है ना।
क्लियर है मैम? वाई स्पेस ऐसा लिखा हुआ था, मतलब ऐसा स्पेस नॉट रिक्वायर्ड, बट पेपर में ऐसा लिखा हुआ था तो मैंने वैसा ही लिख दिया। और ये थोड़ा ट्रैक रखने में जो इजी हो जाता है, जब बड़ा सा नंबर होता है ना, कुछ 4 के ग्रुपिंग के फॉर्म में लिख दो तो ट्रैक रखना इजी हो जाता है उससे आपका। एक और सवाल है, वो करिए फ्रॉम जस्ट 2023। क्या सवाल है भाई? व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वन जीरो वन ऑप्शंस हैं 1101, नेक्स्ट ऑप्शन है 0010, नेक्स्ट ऑप्शन है 0110, बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? मैम आपसे पूछा था कि न्यूक्लियर फिजिक्स, अरे बाबा ऐसा पूछो जितने लेक्चर हुए वो कंप्लीट हैं क्या? हाँ, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सभी लोग जवाब देंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑब्वियसली बी है ना, ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ, कल की क्लास में हम लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी बातें और बताऊंगी। क्या छोटी सी बात ये है कि कभी कभी आपके पास, जैसे हमने देखा कि भाई मुझे डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में जाना है, किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछ लेता है, कैसा कि भाई ऑक्टल से ना बाइनरी में जाना है तो क्या करूं, या फिर और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो कहता है कि ऑक्टल से मुझे हेक्साडेसिमल में जाना है। उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो एक काम करो पहले इसको डेसिमल में चले जाओ फिर यहां पर आ जाओ, दूसरा रास्ता ये भी है कि बीच में बाइनरी में आओ और फिर वहां से हेक्साडेसिमल में आओ। तो पता होना क्या है, तो पता कैसे चलेगा मैम? पता तब चलेगा जब आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आ जाएगा, जो मैंने लिखा है। सिमिलरली बाइनरी और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन पता चल जाएगा। अब ध्यान देना, इसका बेस कितना है 8, इसका बेस कितना है 2। अगर आप रिलेशन ढूंढो तो कहोगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना है एक्चुअली, तो है ना। जब एडर और सब्ट्रैक्टर में स्पेसिफिकली सर्किट करेंगे तब देखेंगे, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है ना। सब ये कन्वर्जन देखना है बस कि कन्वर्जन किस तरह से होना है। स्पेसिफिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन की कहानी नहीं आती है यहाँ पर, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बिल्कुल ही नहीं आता। ध्यान दो, यहाँ पर 2 की पावर 3 8, यानी कि बाइनरी 3 बिट्स ऑफ बाइनरी एक बिट ऑक्टल के बराबर है। मान लो मुझे ऑक्टल में कोई नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए ऑक्टल में कोई नंबर दे रखा है 7 और 3, तो इसको मुझे बाइनरी में अगर लिखना है तो कैसे लिखूं मैं? ध्यान से सुनना, इसको 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखोगे। कितने? 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखोगे, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। 7 को कैसे लिखा जाता है मैम? ऐसे लिखा जाता है।
3 को कैसे लिखा जाता है? हम तो 1 1 लिखते हैं, बट मेक श्योर आपको लिखना है 3 बिट रिप्रेजेंटेशन। बात ध्यान से सुनना, 1 1 नहीं 0 1 1 लिखिए, तो ये नंबर किस में आ जाएगा? बाइनरी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इधर देखो भाई, ध्यान से सुनो, अगला एग्जाम्पल 7 नहीं 3 और 6। मान लो ये कोई ऑक्टल नंबर दे रखा है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो 0 1 1, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखोगे तो आ गया आपके पास क्या? ये नंबर आ गया बाइनरी में। मैम हेक्साडेसिमल में कैसे जाया जाए? हेक्साडेसिमल की भी कहानी सुन लो। हेक्साडेसिमल अगर दे रखा है ध्यान देना, यहां पर बेस कितना होता है मैम? 16। यहां पर बेस कितना होता है? 2। क्या पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, नीरव आप भी बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, है ना, आपके लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ ध्यान दो, मान लो मुझे नंबर दे दिया F6C, जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया था, मान लो ये नंबर दे दिया। तुम्हें पता है ये छुपा हुआ क्या है? 15। तुम्हें पता है ये तो 6 ही है, ये क्या है? 12। अब किस रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे? 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। 15 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 6 को कैसे लिखा जाता है? मैम हम तो 1 1 0 लिखते हैं, पर लिखना तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है ना, तो 0 लगा दो आगे। ये क्या है? 1 0 1 0, ये तो 10 हुआ, 1 1 0 0। ये नंबर आ गया बाइनरी में। ठीक है, बीसीडी होता है पर आपको जरूरत नहीं है उसकी, बाइनरी कोडेड ये सब ना इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेसिफिकली पढ़ा जाता है, बीसीडी की जरूरत हमें नहीं पड़ती है यहाँ पर, है ना, पर हाँ यस होता है। अब देखो, अब मान लो मुझे ना ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो मैं क्या करूं? मैम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं एक, लेट्स से नंबर है 31, ये ऑक्टल में दे रखा है, तो मैं क्या करूं? या तो इसको पहले डेसिमल में लेकर जाऊं, फिर मैं हेक्साडेसिमल में जाऊं। दूसरा तरीका बाइनरी से होकर जाता है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख दो। कैसे? 3 लिखेगा 1 1 1, 1 को क्या लिखोगे? 0 0 1 0 0 1। थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट का एक सवाल करवाया था, तुम कह रहे थे मैम दोनों के बीच में गैप क्यों लिखा हुआ है ना, दोनों के बीच में गैप क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये आ गया है आपके पास, ये 3 बिट, ये 3 बिट, और ये क्या है? बाइनरी नंबर बन गया। ठीक है भाई, अब इसी को जब मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है हेक्साडेसिमल में इसकी 4 बिट, बाइनरी की 4 बिट इसकी 1 बिट बनाती है ना। तो ग्रुपिंग करनी शुरू करो राइट मोस्ट से, पहली ग्रुपिंग, दूसरी ग्रुपिंग, नंबर क्या बना? ये 1 0 0 1, 8 और एक 9, दिस इज 9 और ये 1, किस में आ गया? हेक्साडेसिमल में। किस में आ गया? हेक्साडेसिमल में। लेफ्ट ऊपर वाला कॉर्नर एग्जांपल, 3 को भाई 3 को बाइनरी में लिखा है, 6 को भी बाइनरी में लिखा है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है, अगर जैसे सपोज 3 1 1 होता है, 3 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है? 1 1 लिखा जाता है, लेकिन आप क्या करोगे? 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखोगे, इसलिए मैंने एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वहां पर। ठीक है, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे और वेरिफिकेशन करोगे तुम लोग। तुम 15 तक लिखना है ना, 15 तक लिखना। अगर इसको मुझे बाइनरी में लिखना है, ध्यान से सुनो, दिस इज 1 ओनली, ये है 1 0, ये है 1 1 1 0 0, कन्वर्ट कर लो भाई फटाफट से, 1 1 0
111 है ना, ये कंफर्टेबिलिटी है हमारी। 11 कैसे बनेगा, 8 2 10 और 1 11। 12 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, 13 और 14 भी लिख लेना। अब जब 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की बारी आएगी, तो इसको क्या लिखोगे, 001, इसको क्या लिखेंगे, 010, 011, 100, 101, 110, 111। मैम इसके आगे की जरूरत नहीं है। आप किस में लिखते हो, ऑक्टल से बाइनरी में लिखते हो। ऑक्टल का बेस कितना है, 7। 7 से बड़ी डिजिट ऑक्टल में आएगी नहीं, है ना, 7 से बड़ी डिजिट ऑक्टल में नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी आ जाएगा भाई समझ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की बारी आए तो कुछ नहीं करना है भाई, देखो है तो यही, बस उसके आगे 0 लगा के मैंने 4 बिट रिप्रेजेंटेशन बना दिया उसको, और कुछ नहीं किया। तो ये क्या है, 0001, 0100, 0101, 0110, 0111। फर्दर ये तो है ही 4 बिट, है ना, ये तो है ही 4 बिट, तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। अब मुझे बताइए, किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज बताएंगे। अब किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज बताइए। बोलो भाई। बाइनरी में कैसे लिखा है, कुछ नहीं भाई, बाइनरी में कन्वर्ट करो ना सब नंबर को। 3 को बाइनरी में कैसे लिखता है, देखो, इसमें समझने की क्या बात है ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बताइए, किसी को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुविधा, कोई परेशानी। सिमिलरली अब एक एग्जाम्पल कर दो मुझे, कुछ क्वेश्चन दे रही हूं प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क में लिखते हैं। चलिए, आज तो कर ही लोगे, नई नई क्लास है मैम, अभी तो हम होमवर्क कर सकते हैं। होमवर्क करो भाई, जब क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी तब समस्या गंभीर हो जाती है मैम। 6, चलो 7, चलो 8, बहुत है। आइए, यहां ध्यान देना, ये तो हमने कर लिया, 38 तो हमने कर लिया था। नेक्स्ट है आपके पास,
ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल वाला 1 1 कैसे हुआ? ऑक्टल टू डेसिमल वाला मैम नोट्स आज की क्लास के बना है बना है क्या? बना है मतलब ऑक्टल टू डेसिमल वाला 1 1 कैसे हुआ? कहाँ पर किया मैंने 1 1? ऑक्टल टू डेसिमल कहाँ किया मैंने? ऑक्टल टू डेसिमल वैसे कहाँ किया है भाई? ये ऑक्टल कहाँ है? ये तो 3 है ना भाई। एक बात समझो, मुझे पता है कंफ्यूजन क्या है, समझना। सेवन तक तो चलता ही है। एक बात समझो, जीरो की वैल्यू यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है, सब में सेम है, राइट? सब में सेम है ना? अब देखो 1 की वैल्यू यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, करेक्ट है। अब यहां आगे कोई है ही नहीं नंबर। 2 की वैल्यू चाहे आप ऑक्टल में लिख लो, चाहे डेसिमल में लिख लो, चाहे हेक्साडेसिमल में लिखो, एक ही बात है ना? एक ही बात है, सबकी सेम जगह, सबकी सेम रिप्रेजेंटेशन है, सबकी सेम वैल्यू है। सिमिलरली 3 4 5 6, लेकिन जब आप इससे लोअर बेस में जा रहे हो, सपोज यहाँ 0 से 1 है, तो आप क्या करोगे? 1 0 लिख दो, 1 0 लिख दो। जैसे मैं 8 से यहां पहुंचती हूँ, 8 से यहां पहुंचती हूँ, तो 8 से मैं अगर यहां पहुंचूंगी, 8 को ऑक्टल में कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से, क्या लिखा तुमने? 1 0 है ना? 1 0 लिखा, फिर कॉम्बिनेशन आने शुरू हो जाते हैं। 0 से लेके जहां तक की आपकी रेंज दे रखी है, जहां तक आपका बेस फाइनली जाता है, जहां तक रेंज रहती है, बेस -1 तक जाते हो, वो वैल्यू सब में सेम रहती है, चाहे आप किसी में भी लिखो, किसी में भी लिखो, है ना? तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से पहले आप बाइनरी में जाएंगे और बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल में जाएंगे, है ना? मेक श्योर आप अटेम्प्ट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन एंड बताएंगे मुझे किसी में अगर कोई समस्या आ रही है तो। कल की क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं इंपॉर्टेंटली किस चीज के बारे में? आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना? 2 चीजें करना हमेशा, जब भी मेरी क्लास में आओ उससे पहले क्लास को रिवाइज कर आना, है ना? उससे रिवाइज कर आना, तो क्लास अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा, जो भी मैं होमवर्क देती हूँ, भले ही डीपीपी नहीं अटेम्प्ट करो एक बार को तो चलेगा, लेकिन मैं जो होमवर्क देती हूँ वो अटेम्प्ट करके अगर अगले दिन पूछ लोगे तो पूछ लोगे, बाद में मुझे ही याद नहीं रहता कि मैंने क्या दिया था आप लोगों को, ठीक है? यस, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं भाई, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास करूंगी क्लोज। विल सी यू ऑल वेरी सून अगेन। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए भाई और स्वस्थ रहिए। तैयारी शुरू की है, अच्छे से तैयारी करिए, है ना? अच्छे से तैयारी करिए। पेपर बहुत जल्दी, 6 मंथ इज नॉट अ बिग टाइम, बहुत जल्दी से पास हो जाता है और बहुत जल्दी ही आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से तैयारी अभी से करना शुरू करिए। हम मैम क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी ऑब्वियसली। आप जब बैच में जाते हैं तो आप ऑल क्लासेस में जाएंगे, ऑल क्लासेस में लेक्चर भी दिखेगा, उसके पैरेलली नोट्स का सेक्शन होता है, नोट्स में आपको लेक्चर वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं, तो आप पीडीएफ वहां से दे सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है? एंड यू कैन यूज इट फॉर फर्दर रेफरेंस जहां भी आपको जरूरत है। इसी के साथ आज की क्लास करते हैं क्लोज। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल फिर से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।